हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में रेजोनेंस के बारे में। तो जैसा कि बच्चों आपने 11th क्लास में भी रेजोनेंस के बारे में पढ़ा होगा। तो रेजोनेंस जो कि एक जर्नल फिनोमेना होता है आपका, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि हमने 11th क्लास में मैकेनिक्स में रेजोनेंस पढ़ा है, तो एक्चुअली रेजोनेंस एक कंडीशन होती है और 11th क्लास में ये ऑसिलेशन एंड वेव्स में रेजोनेंस हम पढ़ते हैं। तो रेजोनेंस में बच्चों क्या होता है कि आपके पास एक सिस्टम होता है, एक हमारे पास सिस्टम होता है और एक होता है बच्चों सोर्स, एक होता है सोर्स। तो कोई भी सिस्टम है बच्चों, तो उसकी एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। ये पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है। इस दुनिया में कोई भी सिस्टम है आपके पास, किसी भी तरह का वो सिस्टम हो सकता है। तो कोई भी सिस्टम है हमारे पास, तो उसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जो पहले से ही डिसाइड होती है। यानी कोई भी सिस्टम जब बनाया जाता है तो उसकी एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। और सिस्टम को रन करने के लिए बच्चों एक सोर्स होता है। तो जिस टाइम पे सिस्टम की जो सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी जब सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है, तो उस टाइम पे जो कंडीशन बनती है उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। जैसा कि हमने ओसिलेशंस में पढ़ा है। तो ओसिलेशन में हम स्विंग का एग्जांपल लेते हैं कि स्विंग पे जो बच्चा बैठा हुआ है, यानी कोई झूला है और झूले पे बच्चा बैठा हुआ है, तो झूला जो है बच्चों वो हमारे लिए एक सिस्टम है। यानी जिस पे बच्चा बैठा हुआ है झूले पे, वो हमारे लिए एक सिस्टम है। और झूले को रन करने के लिए, उसको आगे पीछे करने के लिए हम पीछे से उसको पुश करते हैं बार बार। तो जो पुश कर रहा है पीछे से, वो आपके लिए एक सिस्टम का, वो एक सोर्स का काम करेगा। तो झूला जो है वो हमारे लिए सिस्टम होगा। झूला जो है वो हमारे लिए सिस्टम होगा। इस पे बच्चा बैठा हुआ है, तो झूला जो है वो हमारे लिए सिस्टम होगा। और पीछे से जो इस झूले को रन करेगा, इसको पुश करेगा बार बार बच्चे को झुलाने के लिए, जो पीछे से उसको पुश करेगा वो सोर्स बोला जाएगा। तो झूले की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। तो जैसे जैसे बच्चों हम बार बार झूले को पीछे से जो पुश कर रहा है वो उसको पुश करेगा, तो पुश करने वाला जो सोर्स है उसकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। यानी हम जो सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा भी सकते हैं, उसको घटा भी सकते हैं। जैसे अगर हम किसी बच्चे को झूला झुला रहे हैं तो हम उसको तेज़ तेज़ भी झूला झुला सकते हैं और धीरे धीरे भी उसको झूला झुला सकते हैं। यानी जो पुश करने का हमारा टाइम होगा, हम जल्दी जल्दी से भी उसको पुश कर सकते हैं बार बार, और उसको हम धीरे धीरे भी पुश कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सोर्स है बच्चों वो अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है। बट जो सिस्टम है उसकी अपनी एक खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पहले से ही सेट होती है, ये प्री डिसाइडेड होती है बच्चों। तो सोर्स अगर अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा है, और मान लिया सिस्टम की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मान के चलें कि सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, तो जो सोर्स है वो अपनी फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। पहले मान लिया फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ उसने रखी, फिर उसके बाद वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के 20 कर देता है, 30 कर देता है, 40 कर देता है। तो उसके बाद वो 50 पे जैसे ही आएगा, तो बच्चों यहाँ पे जो 50 हर्ट्ज़ है वो आपके सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी है। तो इस टाइम पे जो सोर्स है उसने अपनी फ्रीक्वेंसी को सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल कर लिया है। तो इस कंडीशन को हम रेजोनेंस बोलते हैं। और इस टाइम पे अगर ऑसिलेशंस की हम बात करें बच्चों, तो ऑसिलेशन जो है वो हाई हो जाते हैं आपके। यानी बच्चा जो झूला झूल रहा है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, यानी जो जो दूरी वो तय कर रहा है, जितनी दूर तक झूला जा रहा है, वो बच्चा झूले पे जितनी दूर तक जा रहा है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसी कंडीशन को हम रेजोनेंस बोलते हैं। तो इसी जो मैकेनिक्स की आपकी कंडीशन है रेजोनेंस, इसको हम एसी सर्किटरी में भी यूज़ करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में या एसी सर्किटरी में हम इसको यूज़ करेंगे, जिसको हम यहाँ पे भी रेजोनेंस ही बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इस केस में आरएलसी सर्किट का जो रेजोनेंस हम पढ़ते हैं, तो इससे पहले जो सर्किट्स हमने पढ़े हैं, लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले हमने एक सर्किट लिया जिसमें सिर्फ आपके पास एक रजिस्टर लगा होता है सर्किट में, और
हमारे पास एक सोर्स होता है, यानी एसी वोल्टेज के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो बच्चों ये जो है, ये आर जो है आपके लिए वो एक सिस्टम का काम करेगा, रेजिस्टेंस या रजिस्टर वो एक सिस्टम होगा, और ये जो एसी वोल्टेज हमने यहाँ पे लगाई है ये सोर्स हो जाएगा। उसके बाद हम इंडक्टर की बात करते हैं, तो इंडक्टर भी एक सोर्स होगा और सिस्टम होगा, और एसी वोल्टेज आपका सोर्स हो जाएगी जो इसको रन करने का काम करेगी। ऐसे ही कैपेसिटर हम लगाते हैं और एसी वोल्टेज इसके साथ लगा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों अगर हम कंबाइंड केस पढ़ेंगे तो कंबाइंड केस हमारा जो सबसे कॉम्प्लेक्स केस होता है दैट इज़ आरएलसी सर्किट। तो आरएलसी का मतलब है एक ऐसा सर्किट जिसमें रजिस्टेंस भी होता है, यानी रजिस्टर भी आप लगाते हैं, इंडक्टेंस भी होती है, इंडक्टर भी आप यूज़ करते हैं, कैपेसिटेंस भी होती है बच्चों, तो कैपेसिटर भी हम यूज़ करते हैं, और एक एसी वोल्टेज के साथ हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आर, एल और सी ये टोटल एक सिस्टम है। सिस्टम में आपके 3 कंपोनेंट आए हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर। तो ये हमारे पास एक सोर्स है। तो जैसे ही एक सिस्टम है, तो जैसे ही हम ये सिस्टम बनाएंगे तो बच्चों इस सिस्टम की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर? तो ये सिस्टम की आपकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। ये हमारे पास सोर्स है, ये एसी वोल्टेज यहाँ पे सोर्स का काम करेगी। तो बच्चों जैसे जैसे हम इस एसी वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और उसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं बच्चों। यानी जो हमारी एसी वोल्टेज होती है, जैसे हम सिंपली अपने घर में बोलते हैं कि हमारी जो एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ है। तो ये 50 हर्ट्ज़ ज़रूरी नहीं है, बाकी जो दूसरे कंट्री हैं वहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी अलग भी होती है। तो इस तरह से काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ये 60 हर्ट्ज़ भी होती है बच्चों। तो इस तरह से ये आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी कर सकती है। जो आपका सोर्स है यानी एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं, बट जो आपने सिस्टम बनाया है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम चेंज नहीं कर सकते, वो उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे इस एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो क्या होगा बच्चों कि धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें ये जो हमारा सिस्टम है, आरएलसी सर्किट का जो सिस्टम है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होगी आपकी सिस्टम की और ये जो सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आपस में मैच कर जाती हैं, तो यहाँ पे ये रेजोनेंस अक्कर हो जाएगा, रेजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी, और इस कंडीशन में बच्चों जो आपका सर्किट है उसके अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस इन केस ऑफ आरएलसी सर्किट। तो ये हमारी कंडीशन होगी यहाँ पे, और इसी को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, क्योंकि इस कंडीशन की काफ़ी सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं बच्चों। बहुत सारी जगह पे हम इस रेजोनेंस की कंडीशन को यूज़ करते हैं, और जो भी हमारा डिज़ायर्ड वर्क होता है उसको कंप्लीट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये रेजोनेंस कैसे अक्कर होता है आरएलसी सर्किट में। तो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स मैच विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम देन ऑसिलेशंस विल बी हाई, दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड एज रेजोनेंस। इस कंडीशन को हम रेजोनेंस बोलते हैं बच्चों। देयर आर 2 टाइप ऑफ रेजोनेंस सर्किट। हमारे पास जो आरएलसी है यहाँ पे 2 तरह के रेजोनेंस सर्किट होंगे बच्चों, एक तो है सीरीज़ रेजोनेंस और दूसरा है पैरेलल रेजोनेंस। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सीरीज़ रेजोनेंस की। तो सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट क्या होगा बच्चों? व्हेन एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू दिस सर्किट देन सीरीज़ रेजोनेंस अकर्स। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं एसी सर्किटरी की यहाँ पे, तो जब आपका मैक्सिमम करंट सर्किट में फ़्लो करेगा, और ये कब होगा? ये आरएलसी आपका एक सिस्टम है, ये आरएलसी जो हमारा सर्किट है ये एक सिस्टम है हमारा, और ये नीचे जो एसी वोल्टेज लगी हुई है ये हमारा सोर्स है। तो जब इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी इस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी, तो उस टाइम पे रेजोनेंस अक्कर हो जाएगा और सर्किट जो है हमारा इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। तो आप यहाँ पे ये एमीटर लगा के भी चेक कर सकते हैं कि एमीटर आपका कोई भी करंट शो कर रहा है, तो आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करिए यहाँ पे। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट कीजिए जिस पे सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करे, तो उस टाइम पे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे रेजोनेंस अक्कर हो चुका है। तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा बच्चों, तो रेजोनेंस आपका अक्कर हो जाएगा। तो उसी फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी क्या आपकी, और किस तरह से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हेयर रेजोनेंस कंडीशन इज दैट द करंट शुड बी मैक्सिमम, दैट इज़ आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम। यानी जो आई है आपका वो आई मैक्सिमम होगा,
यही आपकी कंडीशन है रेजोनेंस की। सो टू गेट मैक्सिमम करंट दैट इज़ आई मैक्सिमम, इम्पीडेंस शुड बी मिनिमम। अब बच्चों जो लास्ट वीडियो है हमारी उसमें हमने देखा है, उसमें हमने आरएलसी सर्किट का इम्पीडेंस डिस्कस किया है, यानी वो एक तरह से रेजिस्टेंस ही होता है। सिंपल रेजिस्टेंस के केस में हम उसको, रजिस्टर के केस में हम उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और बच्चों इंडक्टर के केस में हम उसको इंडक्टेंस बोलते हैं। बट टोटल आरएलसी सर्किट के रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, टोटल आरएलसी सर्किट के रेजिस्टेंस की हम बात करें तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो जेड के इक्वल होता है, और इसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं बच्चों। ये इम्पीडेंस बोला जाएगा, ना कि सिंपल रेजिस्टेंस बोला जाएगा। और इसको हमने कैलकुलेट भी किया है लास्ट वीडियो में कि जो हमारे पास इम्पीडेंस होता है वो आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर होता है। तो यहाँ पे बच्चों अगर आपका किसी भी, सिंपल सी बात है, किसी भी सर्किट में अगर आपका करंट मैक्सिमम होगा तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। और आरएलसी सर्किट की अगर हम बात करें तो आरएलसी सर्किट में इम्पीडेंस आपका मिनिमम होना चाहिए ताकि करंट आपका मैक्सिमम हो सके और रेजोनेंस अक्कर हो सके यहाँ पे। सो एज Z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वेयर अंडर रूट, ये वैल्यू अगर आपके पास है तो बच्चों हमें पता है एक्सएल जो है वो ओमेगा एल के इक्वल होता है, और एक्स सी जो है वो 1/ओमेगा सी के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो Z हमारे पास आएगा अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वेयर। If we increase the frequency in that case, when xc greater than xl, xc goes on decreasing and xl goes on increasing। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को हम धीरे धीरे जब चेंज करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सएल के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि एक्सएल जो है वो हो जाएगा 2π/μl, और एक्स सी जो है बच्चों वो होगा 1/2π/μc। तो फ्रीक्वेंसी अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो एक्स सी आपका डिक्रीज़ करेगा और एक्सएल जो है हमारा वो इंक्रीज़ करेगा। तो क्या होगा एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो बच्चों एक वैल्यू आपकी इंक्रीज़ कर रही है, एक वैल्यू हमारी डिक्रीज़ कर रही है, तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी हम सेट करेंगे बच्चों जिस पे इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आ जाए, क्योंकि एक वैल्यू आपकी लगातार डिक्रीज़ करती रहेगी, एक वैल्यू हमारी लगातार इंक्रीज़ करती रहेगी। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी हम सेट करेंगे जिस पे इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, आपकी सेम हो जाए। तो एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं वो फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर, यानी ओमेगा आर वो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी जिस पे दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। और बच्चों जैसे ही आपकी हमारी दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी तो उस टाइम पे एक्स एल जो है वो एक्स सी के इक्वल हो जाएगा, और एक्स एल एक्स सी के अगर इक्वल हो गया तो यहाँ से बच्चों ये दोनों एक्स एल माइनस एक्स सी जो है, एक्स एल माइनस एक्स सी वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे आपका जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम हो जाएगा। एक्स एल विल बी इक्वल टू एक्स सी, देन जेड विल बी इक्वल टू मिनिमम एंड दिस विल बी इक्वल टू आर, क्योंकि बच्चों यहाँ से एक्स एल एक्स सी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ जेड जो है वो अंडर रूट आर स्क्वेयर के इक्वल बचेगा, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो जेड हमारा सिर्फ आर के इक्वल आएगा, और ओमेगा एल जो है वो 1/ओमेगा सी के इक्वल हो जाएगा। दैट इज़ आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम एंड दिस विल बी इक्वल टू आई नोट, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम करंट होता है बच्चों वो आई नोट के इक्वल होता है। एज आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी जो हम लेके चलते हैं करंट की वैल्यू, तो यहाँ पे आई नोट जो है वो हमारा मैक्सिमम करंट होता है। तो जैसे ही इम्पीडेंस मिनिमम होगा करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और ये आई इज इक्वल टू आई नोट के इक्वल होगा। और क्योंकि एक्स एल एक्स सी के बराबर हो चुका था, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, तो यहाँ पे एक्स एल होता है ओमेगा एल विल बी इक्वल टू 1/ओमेगा सी, और क्योंकि ओमेगा जो है बच्चों वो ओमेगा आर के इक्वल है तो ये हो जाएगा ओमेगा आर एल 1/ओमेगा/सी। तो यहाँ से ओमेगा आर की वैल्यू हम निकालते तो ये हो जाएगा ओमेगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/LC, एंड ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC, एंड एज ओमेगा इज इक्वल टू 2π/μ और ओमेगा आर इज इक्वल टू 2π/μr, देन दिस विल बी इक्वल टू 1/√LC,
एंड न्यू आर इज इक्वल टू बच्चों 1/2 पाई अंडर रूट एल सी के इक्वल होगा, एंड दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू योर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो हमें यहाँ पे इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करना था कि कोई भी आपके पास आरएलसी सर्किट है, उसकी रेजोनेंस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई भी रेजोनेंस सर्किट जो होगा हमारा, सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट की हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी आपकी वो 1/2 पाई अंडर रूट एल सी के इक्वल होगी। यानी अगर आपको सिंपली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। 1/2 पाई ये तो कांस्टेंट है, अंडर रूट एल यानी इंडक्टेंस, जो आरएलसी सर्किट में आपने इंडक्टर लगाया है उसकी इंडक्टेंस कितनी है, जो कैपेसिटर लगाया है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एट विच सर्किट एडमिट मैक्सिमम करंट। Practically, this type of resonance circuit used in the tuning of radio, TV and radio set और रेडियो एंड टीवी सेट। यानी जो आपके पास सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट है बच्चों, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रैक्टिकली जब हम टीवी की ट्यूनिंग करते हैं, जैसे आप ऑटो सर्च करते हैं टीवी पे या किसी चैनल को फाइंड आउट करते हैं, तो वहाँ पे किसी चैनल को आप फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है। तो जब आप सर्च करते हैं बच्चों, तो उसे सर्च करने में ही हम ऐसा प्रोसेस करते हैं जिस टाइम पे रेजोनेंस अकर होता है और आपका वही चैनल आपके टीवी में शो हो जाता है। जैसे हम रेडियो सेट में करते हैं, रेडियो सेट में जैसे एफएम के आपके बहुत सारे चैनल होते हैं, एएम के हमारे चैनल होते हैं। तो एफएम का कोई भी चैनल जब हम चेंज करते हैं तो वहाँ पे जैसे जैसे आप ट्यूनिंग करेंगे, यानी जो आपका ट्यूनर होता है चैनल चेंज करने के लिए, रेडियो सेट में जो ट्यूनर लगा होता है, तो उस ट्यूनर को जब आप चेंज करते हैं बच्चों, तो वहाँ पे सिस्टम की और सोर्स की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ मैच कर जाती हैं और रेजोनेंस अक्कर हो जाता है। तो उसी पर्टिकुलर चैनल जो होता है आपका, जिसके लिए रेजोनेंस आपने अक्कर करवाया है, तो वही चैनल आपका रेडियो सेट में आपका स्टार्ट हो जाता है या प्ले हो जाता है और जिसको आप सुन पाते हैं। तो इस तरह से टीवी की ट्यूनिंग जो हम करते हैं और रेडियो सेट की जो ट्यूनिंग हम करते हैं, उसमें ये रेजोनेंस आपका जो फिनोमिना है हमारा आरएलसी सर्किट में, ये प्रैक्टिकल वाइज आप यूज़ कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द वेरिएशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द ग्राफ। ये हमारे पास ग्राफ है बच्चों कि जैसा कि हमने देखा था यहाँ पे कि जो रेजोनेंस अक्कर आपका होगा यानी करंट मैक्सिमम होगा, तो करंट मैक्सिमम होगा बच्चों जब आपका इम्पीडेंस मिनिमम होगा। तो ये कर्व है हमारी जिससे हम ये शो कर पा रहे हैं, ये ग्राफ है कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी बच्चों, तो करंट आपका धीरे धीरे इंक्रीज़ करने लगेगा और जैसे ही फ्रीक्वेंसी हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाएगी तो करंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं तो ये करंट वापस से डिक्रीज़ करने लगेगा। इसी केस में ये जो ग्राफ मैंने अभी आपके सामने शो किया है, ये R इज इक्वल टू 100 ओम के लिए है। अगर यही ग्राफ आप R इक्वल टू 10 ओम के लिए लेंगे तो 10 ओम के लिए जो ग्राफ है उसकी पीक जो है वो पहले वाली से ज़्यादा आएगी, क्योंकि R इक्वल टू 10 ओम में मैक्सिमम करंट आपका, यानी पहले वाला जो मैक्सिमम करंट था उससे करंट ज़्यादा होगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पे इस केस में जो इम्पीडेंस है हमारा वो मिनिमम होगा और Z जो है वो R के इक्वल होगा। बट अगर आपने दो सर्किट लिए हैं, दो एलसी सर्किट बच्चों, हम दो आरएलसी सर्किट बच्चों हमने लिए, जिसमें रेजिस्टेंस, एक में रेजिस्टेंस 10 ओम आपने लिया और एक में रेजिस्टेंस आपने 100 ओम लिया। एल और सी की वैल्यू यहाँ पे हम माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि एल और सी की आप कोई भी वैल्यू रखें वहाँ पे एक्सएल और एक्सी दोनों आपके कैंसिल होंगे ही होंगे, जिसकी वजह से वैल्यू ज़ीरो आएगी। और जो इम्पीडेंस है वो सिर्फ आर के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों यहाँ पे। तो आर ही अगर आपने यहाँ पे कम या ज़्यादा ले लिया तो ऑब्वियसली करंट तो मैक्सिमम हो जाएगा उस सर्किट में, बट 100 ओम आर जिस सर्किट में आपने लिया है वहाँ पे मैक्सिमम करंट जो होगा वो R इज इक्वल टू 10 ओम के कंपेयर में कम होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो 100 ओम है उसकी पीक कम आएगी
और जो 10 ओम है उसकी पीक ज़्यादा आएगी। तो ये ग्राफ जो है ये वेरिएशन को शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे एक मैक्सिमम करंट आपके पास आएगा, उस टाइम पे सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रही होगी और सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। बट अगर दो सर्किट्स का हम कंपैरिजन करें जिसमें एक आर आपने 10 ओम लिया है और एक में आपने 100 ओम लिया है, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है बच्चों, जहाँ जो 10 ओम का सर्किट है वहाँ पे करंट ज़्यादा होगा, हालांकि वो मैक्सिमम ही होगा, यहाँ पे करंट कम होगा बट वो मैक्सिमम ही होगा। तो दोनों के मैक्सिमम करंट्स को अगर हम कंपेयर करें तो 10 ओम में मैक्सिमम करंट 10 ओम में करंट ज़्यादा होगा और 100 ओम वाले में करंट कम होगा। तो ग्राफ जो है आपका इसी तरह से वेरी करेगा और 10 ओम वाले की जो पीक है वो ज़्यादा आएगी, जबकि 100 ओम वाले की जो पीक है वो कम आएगी आपकी। फ्रॉम हेयर वी हैव कंपेयर्ड मैक्सिमम करंट इन 2 RLC सर्किट वेयर in one R is equal to 10 ohm and in second R is equal to 100 ohm. So we find that maximum current, that is I maximum, is greater in which R is equal to 10 ohm. तो यहाँ पे R जिसमें 10 ohm होगा बच्चों वो आपका मैक्सिमम होगा। तो ये आपकी कंडीशन थी RLC सर्किट में। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बताया कि दो तरह के हमारे RLC सीरीज रेजोनेंस सर्किट होगा और एक पैरेलल रेजोनेंस सर्किट होगा। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है बच्चों। उसके बाद हमारे पास आता है आपके पास पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट क्या है। When at a particular frequency minimum current flows through the circuit, then it will be called as parallel resonance circuit। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम बात सर्किटरी की कर रहे हैं ना कि ऑसिलेशंस की कर रहे हैं। हालांकि कंडीशन आपकी उसी तरह की होगी, बट 11th क्लास में जब ऑसिलेशन हम पढ़ते हैं तो ऑसिलेशन में आपके ऑसिलेशंस हाई होने चाहिए। बट यहाँ पे बात है करंट की बच्चों कि जब AC सर्किट में आपका रेजोनेंस अक्कर होगा तो करंट या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो जब सीरीज रेजोनेंस की हम बात करेंगे तो सीरीज रेजोनेंस में बच्चों करंट मैक्सिमम होगा आपका और पैरेलल रेजोनेंस में करंट मिनिमम होगा। तो आइए देखते हैं इसको भी कैसे हम स्टडी करेंगे। और यहाँ पे बच्चों जो आपके पास ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू क्या होगी। तो व्हेन एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिनिमम करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट देन इट विल बी कॉल्ड एज पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो इसको पैरेलल रेजोनेंस सर्किट बोला जाएगा। इन पैरेलल RLC सर्किट वोल्टेज रिमेन सेम एंड करंट विल बी डिफरेंट। तो बच्चों सीधी सी बात है, पैरेलल की जब बात होती है तो पैरेलल सर्किटरी में वोल्टेज आपकी सेम रहती है, करंट आपका डिफरेंट होता है यहाँ पे। तो ये हमारा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर है, एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है बच्चों। तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं आपके। एंड ये आपकी AC वोल्टेज हमने यहाँ पे लगा रखी है, तो वोल्टेज सेम होगी, करंट तीनों के अंदर डिफरेंट जाएगा। तो यहाँ पे IR यानी जो रजिस्टर है बच्चों, मान लिया उसके अंदर IR करंट जा रहा है, इंडक्टर के अंदर IL जा रहा है और जो कैपेसिटर है उसके अंदर IC करंट जा रहा है। तो यहाँ पे आपको पता ही है बच्चों कि जो हमारे पास RLC सर्किट होता है उसका फेज़र डायग्राम हमने काफ़ी अच्छी तरह से स्टडी किया है। तो यहाँ पे मान लिया जो आपकी मैक्सिमम वोल्टेज है बच्चों वो E0 है और एक्स एक्सिस के अलोंग हमने इसको लिया है। तो रजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज में कोई भी फेज़ डिफरेंस नहीं होता। तो इसलिए बच्चों जो करंट है यानी करंट का जो फेज़र है, ये हमारा फेज़र डायग्राम है बच्चों। एक तरह से ये हमारा फेज़र डायग्राम है किसके लिए, पैरेलल RLC सर्किट के लिए। क्योंकि सीरीज़ RLC सर्किट में हम फेज़र डायग्राम पढ़ चुके होते हैं, वहाँ पे करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिफरेंट होती है। तो वो वोल्टेज हमने फाइंड आउट की थी, यहाँ पे हम करंट को चेक कर रहे हैं। तो करंट के लिए अगर मैं ये फेज़र डायग्राम बनाऊं बच्चों, तो वोल्टेज आपकी सेम है और तीनों के अंदर सेम ही वोल्टेज आएगी। तो इस वोल्टेज को मैं एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेता हूँ पहले, E0, जो यहाँ पे ये इसकी वोल्टेज की पीक हो जाएगी आपकी E0। उसके बाद बच्चों बात करते हैं करंट की। तो पैरेलल में जो रजिस्टर आया है, सबसे पहले जो रेजिस्टेंस आया है,
तो रेजिस्टेंस के केस में बच्चों वोल्टेज और करंट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, तो इसलिए रजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसका फेज़र यहाँ पे इसके ऊपर ही आएगा। अब बात करते हैं बच्चों इंडक्टर की। तो इंडक्टर में जो करंट है वो π/2 के फेज डिफरेंस से पीछे चल रहा होता है। तो बच्चों ये आपका करंट पीछे चला जाएगा, इस तरह से नीचे आ जाएगा और π/2 आपका ये फेज डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और जो कैपेसिटर है बच्चों उसमें करंट π/2 के फेज डिफरेंस से आगे चल रहा होता है, तो ये आपकी वोल्टेज है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये π/2 का फेज डिफरेंस हुआ और ये आपका करंट आगे आ गया कैपेसिटर में π/2 के फेज डिफरेंस से। क्लियर। तो फ्रॉम द डायग्राम वी ऑब्जर्व दैट व्हेन IL इज इक्वल टू IC, तो बच्चों यहाँ पे भी ये कंडीशन आएगी कि जब IL और IC आपके बराबर हो जाएंगे करंट विल बी मिनिमम। तो आपके पास जो करंट है वो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 करंट हैं बच्चों आपके, IR, IL और IC। तो अगर दोनों करंट आपके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ मेरे पास IR ही बचेगा जो कि मिनिमम करंट के इक्वल होगा। तो I मिनिमम जो होगा वो IR के इक्वल होगा। और ये कब होगा बच्चों, जब IL और IC एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी IL इज इक्वल टू IC। अब बच्चों अगर हम IL की बात करें यानी V इक्वल टू IR का अगर फॉर्मूला लगाएं, V इक्वल टू IR, तो I जो है वो V/R के इक्वल हो जाएगा आपका, V/R तो वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस। तो बच्चों अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज है वो तो E0 है, क्योंकि तीनों के अंदर सेम वोल्टेज आपकी गई है। और जो इसका रजिस्टेंस है यानी इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो क्या होती है, XL। तो E0/XL इज इक्वल टू E0/XC आ जाएगा। यहाँ से E0 कैंसिल हो गया ऊपर से, तो इसको हम रिवर्स कर लेंगे तो XL जो है वो XC के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद XL जो है वो ω/L होता है, XC आपका 1/ωc होता है। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सर्किट बिकम इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और बच्चों अगर ये फ्रीक्वेंसी आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो ओमेगा को हम ω/R यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ω/R को पुट करेंगे उसी तरह से जैसे हमने सीरीज़ रेजोनेंस में काम किया था। ω/R² आपका 1/LC हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो μR जो है बच्चों वो 1/2π√LC के इक्वल ही आएगा। यानी यहाँ पे बच्चों जो आपके पास वैल्यू है, जो आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, जो हमने सीरीज़ रेजोनेंस का केस भी स्टडी किया और पैरेलल रेजोनेंस का केस भी स्टडी किया, दोनों में आपकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसके लिए सेम फॉर्मूला आपका आएगा, दैट इज़ 1/2π√LC। तो इस वीडियो में बच्चों हमने डिस्कस किया सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट को। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजोनेंस की कि रेजोनेंस क्या होता है और AC सर्किटरी में ये रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, इसको किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं। तो सीरीज़ रेजोनेंस होता है बच्चों, दूसरा पैरेलल रेजोनेंस होता है। तो सीरीज़ रेजोनेंस के केस में बच्चों जो आपका सर्किट है उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा और पैरेलल रेजोनेंस के केस में मिनिमम करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई करके और हम इनकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो दोनों के केस में हमने देखा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए एक ही फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज़ 1/2π√LC। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों कि जो सीरीज़ रेजोनेंस का केस है उसकी मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपको बताई है कि प्रैक्टिकली ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है ये कंडीशन। तो जो आपका रेडियो सेट है, जो रेडियो हम सुनते हैं और जो आपका टीवी सेट्स हैं उनमें रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो अप किया जाता है। और इसी वजह से जो आपका जो सिस्टम है यानी रेडियो सेट है या टीवी सेट है वो किसी चैनल को कैच कर पाता है और वही चैनल आपका फिर रन करता है आपके टीवी में या रेडियो में। थैंक यू।